देश को आज समझना होगा कि जो कोरोना नरसंहार इस देश में चल रहा है, असल में उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप याद कीजिए, जंगल में जैसे आप अगर फिल्में देखते होंगे जानवरों से जुड़ी हुई, तो जंगल में कुछ चीजें होती हैं। जैसे एक शेर होता है, शेर के पीछे लोमड़ियां चलती हैं, उनसे आगे भेड़िए चलते हैं। सवाल यह है कि आपको नरसंहार की शुरुआत करने वाला वह लीडर खोजना होगा जिसने कोरोना नरसंहार की शुरुआत की। हो सकता है कि हमारे टीवी चैनल इस शब्दों से नाराज हो जाएं, हो सकता है हमारे अधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन शब्दों से नाराज हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों को लग रहा हो पेंडेमिक है, लेकिन यह पेंडेमिक तो है, लेकिन हमारे देश में जो पेंडेमिक महामारी का रेला चल पड़ा है वह तो किसी की देन है, और वही नरसंहार है। यह कोरोना नरसंहार है। आपने अलग अलग नरसंहार इस देश में सुने होंगे, लेकिन यह पहली दफा है जो किसी जाति का जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म का धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी ऊंच का नीच के खिलाफ और नीच का ऊंच के खिलाफ नहीं है, मजदूरों का पूंजीपतियों के खिलाफ और पूंजीपतियों का मजदूरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह नरसंहार मानवता के खिलाफ है। और जिसका कोई रचयिता है, उस रचयिता को अगर आप चिन्हित नहीं करेंगे, आखिर वह कौन ताकतें थी जिन्होंने हमको इस चूल्हे में झोंका है और हमारे परिवार के परिवार तबाह हैं। इलाज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, दवाएं नहीं है, कालाबाजारी है, और सब कुछ, सारे साधन, सारा पैसा रहने के बावजूद आप गिड़गिड़ा रहे हैं। गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंचाया किसने? हमारे देश को इस हालत में पहुंचाया किसने? अगर इस बात को आप चिन्हित नहीं कर पाएंगे तो इस जवाब को भी नहीं ढूंढ पाएंगे कि आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर और बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं। जो सरकारें आपसे पिछले 7 सालों से जय श्री राम के नारे लगवा रही हैं, मंदिर और मस्जिद बनाने में गुमान आप महसूस करते हैं, धारा 370 खत्म होती है कश्मीर में और चौड़ी छाती आपकी उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर अस्पताल सरकार बनाए तो बनाए क्यों? वह कोरोना नरसंहार को रचे नहीं तो क्यों नहीं रचे? जो इंजेक्शन अब लगाए जा रहे हैं, जो गति अब बढ़ाई जा रही है, वह पहले क्यों नहीं की गई? अगर इस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कोई तीसरा नहीं पैदा होगा कि सही समय पर हमारे देश में कोरोना जांच क्यों नहीं हुई। जब कोरोना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 5-6 महीनों में धीमा हो गया या हमारे देश में बढ़ने की रफ्तार स्लो हो गई, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मशीनरी मजा लेने में क्यों लग गई? क्यों नहीं तैयारियां की? आखिर कोरोना हॉस्पिटल बने कितने, व्यवस्थाएं कितनी हुई? और आज जब आफत आपके सिर पर है, आग आपके घर में लगी है, तब कहने लगते हैं बेड बनाएंगे। ये बेड बनाने का जो जुमला है ना साहब, इसको आप लोग गांठ बांध लीजिए। ये बहुत ही मारक जुमला है। आपको लगता है बेड बनाएगी सरकार, ट्रेन में बेड बना देगी, धर्मशाले में बेड बना देगी। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि उस बेड पर डॉक्टर कौन खड़ा होगा? क्या वो भी 3 दिन में पैदा हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो इस बात को समझना होगा कि हमारे देश में कोरोना महामारी जो नरसंहार की तरह है, जहां की कोई गिनती नहीं है, हर आदमी लाचार है, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या ऊपर क्या नीचे, हर तरफ यह स्थिति है कि हर आदमी परेशान है, और परेशान इस कदर है कि वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आप अगर फेसबुक से जुड़े होंगे, आप सोशल मीडिया पर होंगे, रातों दिन मददगारों की लंबी पंक्तियां हैं। आप जैसे स्क्रॉल करते हैं, मरने वालों की लंबी सूची है। कहीं किसी का दोस्त डेथ कर रहा है, कहीं किसी की मां, किसी की बहन, किसी का परिजन। आपको खोजे एक आदमी। अब भारत में पिछले साल क्या था? पिछले साल सीधे परिचित लोगों की डेथ कम थी, लगता था कि कम हो रही है, बहुत कम असर है। इस साल क्या है? आपके सैकड़ों दर्जनों लोग परिचित हैं जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, मृत्यु हो रही है। तो अगर आप इसे कोरोना नरसंहार नहीं कहते हैं तो फिर क्या कहेंगे? क्योंकि महामारी की तैयारियां होती हैं। महामारी में जब लापरवाही बरती जाएगी और जानबूझ के बरती जाएगी, आप सोचिए, इस देश के राजनीतिक दलों के लिए एक वोटर की जान नहीं है, वह उंगली है। हर राजनीतिक दल के लिए इस देश की जनता सिर्फ वो उंगली है जिससे कि ईवीएम पर उंगली दबती है। इस उंगली से ज्यादा कोई औकात किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं है,
कोई एक राजनीतिक दल इस देश में यह साहस नहीं दिखा पाया जो ये कहे कि कोरोना के इस महामारी का जो नरसंहार रच रही हैं दूसरी सरकारें या पार्टियां, मैं उसमें शामिल नहीं हूं। कोई एक पार्टी नहीं। यानी इस नरसंहार को बाकायदा आयोजित किया गया और उसमें सभी पार्टियां शामिल थी। जी हां, शेर आगे आगे चलता चला गया और पीछे से दूसरी पार्टियों यानी दूसरी लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते, सियार पीछे पीछे चलते चले गए और इस नरसंहार को बाकायदा आयोजित किया गया। वह शेर जो 56 इंच का था वह सबसे आगे था और उसके पीछे भेड़िए थे जो अलग अलग राज्यों में हैं या उगने की कोशिश में लगे हैं या इस देश में सेकुलरिज्म लाते हैं। कुल ले देके इन भेड़ियों और शेरों के इस खेल में जनता सिर्फ एक उंगली बन के रह गई कि इतना ही महत्व है कि एक उंगली, सिर्फ एक उंगली भर की हमारी और आपकी औकात रह गई है। ऐसे में जरूरी है यह सोचना कि आखिर रास्ता क्या होगा, क्या हमारे पास कोई विकल्प बचा है। अब आइए हम थोड़ा जनता की तरफ पलटते हैं कि उस ओर पलटते हैं कि जब सरकारें अक्षम हो जाती हैं तो सामाजिक पहलकदमियां बहुत काम आती हैं। सामाजिक सहयोग ही मानवता और इंसानियत को बचाती है और आज के समय में जो भी मदद आपको और हम तक पहुंच रही है वह सब कुछ अपने दोस्तों, मित्रों, मतलब वो लोग अधिकारी नहीं है, वह लोग जिम्मेदार नहीं है, वह सरकारी तंत्र में नहीं बैठे हैं, सांसद और विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन आप सब तक मदद पहुंच रही है क्योंकि मानवता और इंसानियत एक बार संकट के काल में हर आदमी के अंदर जाग पड़ती है। लेकिन इस बीच कुछ और लोग भी हैं, उन सब से मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसा न करें। जो कालाबाजारी है, आप सोचिए कोई एक आदमी अपनी मां को, अपनी बहन को या अपनी बीबी को, बच्चे को बचाने के लिए आपके आगे गिड़गिड़ा रहा है और कहता है 500,000 रुपए का उसके पास रुपया है और आप ये रिफिल दे दो हमें ऑक्सीजन का, ये दवा दे दो, ये रेमडेसिविर दे दो। कम से कम इस वक्त जबकि कोरोना नरसंहार अपने चरम पर है सरकारों के कारण और पार्टियों के कारण, वैसे में एक आदमी दूसरे आदमी का ही सहारा है और यह जो कालाबाजारी है उसे कम से कम छोड़ देना चाहिए। अन्यथा जो आदमी बेच रहा है 1,000 का 10,000 में सिलेंडर, या जो आदमी रेमडेसिविर 1,000-2,000 का बेच रहा है 10,000, 20,000, 15,000 में, या बेड बेच रहा है, या वो मालिक जो मालिक हैं बैठे हुए प्राइवेट अस्पतालों को जो फोन पर पूछते हैं कि आपकी आमदनी कितनी है, फिर वो बताते हैं बेड खाली है कि नहीं खाली है। खुदा न खास्ता ये पता नहीं उन्हें, लेकिन ये बोलने के अगले 24 घंटे बाद कहीं वो इस हालत में न पहुंच जाएं कि श्मशान पहुंच जाएं, ये भी हो सकता है। इसलिए मानवता और इंसानियत का यह सबसे सघन और जरूरी वक्त है जब आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, जब आप अपने मुनाफे को किनारे रख सकते हैं। आप जिंदा रहेगी, जिंदगी रहेगी, इंसानियत बची रहेगी तो सब कुछ जारी रहेगा। ऐसे में इस कठिन वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है सामाजिक सरोकार और सद्भाव जो दिखाई भी दे रहा है। दूसरी एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा लापरवाहियों की। हम ऐसे कई लोगों से सूचनाएं ले रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि कोई घर में बीमार है फिर भी सामने वाला कहीं बाजार जा रहा है, उसके घर में जो अपने लोग हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, बीमार हैं और वह बाजार जा रहा है। अगर वह जांच नहीं कराया है और घर में किसी को भी कोरोना के लक्षण हैं तो वह अपने पड़ोसियों से कह दे सब्जी लाने के लिए, दूध लाने के लिए, जो कुछ भी लाना है, लेकिन वह खुद न निकले क्योंकि अपने आप में वह संक्रमण का एक बहुत बड़ा तरीका है और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम ऐसे वक्त में लापरवाहियां न बरतें।